5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताख़ीर पर अज़-खुद नोटिस के फैसले में कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएं। गवर्नर के हुक्म पर असम्बली तहलील हुई है तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से ये फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट दिया। अदालत ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब जबकि केपी में गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त जबकि केपी असम्बली के लिए कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़िया निगार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, बड़ा डिसीजन दिया गया है, बड़ा वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया है। कितना प्रेशर डेवलप होता देख रहे हैं हुकूमत पर आप? तो इससे पहले कि आप उससे बात करें, मुझे बड़ा अफसोसनाक अमर ये है कि हुकूमत ने जो है बड़े मैं तो कहूँगा कि बड़े होंडा लफ्ज़ी शब्द की और कहूँ कि जुडिशरी को तकसीम किया। और हुकूमत अगर जिम्मेदार हो या ना हो, मुझे अफसोस है कि जैसे अतरमल्ला हों या बाकी दीगर जज हजरात हों, पहले 2 जज अलग हुए, फिर 4 जज अलग हुए, और फिर यानी ये कि अपनी मर्जी की बेंचें बनाएंगे, उनसे फैसले लेंगे। ये बहुत बहरहाल पाकिस्तान में बहुत रेयर ऐसा हुआ होगा। और कोई वैसे तो खैर इसकी तारीख बड़ी पड़ी है कि और पहले तो लिसानी बुनियाद पे तकसीम होते थे। आपको याद है भुट्टो साहब के साथ क्या फैसला हुआ, फिर वो जो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ क्या फैसला हुआ, लड़काना का वज़ीर आज़म और हम तवातुर से देखते सुप्रीम कोर्ट पे हमला, फिर रफीक तार और क्या करते रहे, सज्जाद शाह को निकाला गया। लेकिन इस वक्त जो है ये बिल्कुल आपकी बारों को देखिए जरा, बाकायदा पार्टी बन के खड़ी हुई और बाकायदा जाके एक जमात के लिए यानी नून लीग के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और बारें खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि जनाब ये बेंच बनाई जाए। उजरा कहते हैं कि इस 7 रुकनी बेंच बनाई जाए, 9 रुकनी बनाई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के स्वाबीत पे है, आपने मजाक बना दिया। और ये अगर इलेक्शन कमिश्नर के ये 90 दिन, उन्हें नहीं इल्म क्या इलेक्शन कमिश्नर को कि आइन पाबंद करता है कि आप 90 के दिन के अंदर जिमनी इलेक्शन कराएं, और अगर वो ये ना कराते तो इन्हें अदालत के नहीं, वो उन पर तो आइन की गद्दारी का मुकदमा चल सकता था। यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है बालातर थोड़ी है पाकिस्तान के आइन से या सदर मुमलिकत से या चीफ जस्टिस से, और आखिर में देखें कदम उठाना पड़ा। और ये अजीब बात है कि जनाब इलेक्शन ऐसी चीज है कि सियासी पार्टियां कभी इलेक्शन से नहीं भागती, कोई भी इलेक्शन हो। ये कैसा है कि यानी आप बारें खड़ी हो जाएं, हुकूमत खड़ी हो जाए, बाकायदा ये कहें कि नहीं हम इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फिर क्या हो? यानी क्या ये गवर्नर राज रहेगा इसमें पंजाब में इतने अरसे तक? और इस वक्त यानी ये हमारे जो मीडिया हाउस का एक जो है वो सॉरी टू से एक नॉर्मल नौजवान जो है वो पंजाब के अनान संभालेगा, जो आज तक कभी कौंसलर नहीं मुंतखब हुआ, जिसका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ। और इस वक्त भी जो सूरत है मैं देख रहा हूँ कि जो और अब मुतालबा किया जा रहा है कि फुल बेंच बैठे। अब ये क्या बात है कि आप तय करेंगे कि फुल बेंच बैठे, 9 रुकनी बैठे, 13 रुकनी बैठे? उस वक्त आपको याद नहीं हुआ कि जब आइन का कत्ल हो रहा था, भुट्टो साहब को फांसी दे रही आती थी? जो लोग सब तारीख भूल गए हैं दरअसल, और ये लोगों की जो है याददाश्त से फायदा उठाते हैं, क्योंकि आज के दौर के मीडिया के जो सरखेल हैं वो भी आज के दौर के सियासतदान हैं, उन्हें सब याद नहीं कि माजी में भी ये कोशिश होती रही, और मुझे अफसोस है कि आज के दौर में भी वो सिलसिला जारी है। जी ठीक है मुजाहिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एडवोकेट खालिद रांझा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, फ़ैसला बहुत वाज़ेह है और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से हो या पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से गवर्नर को जो है वो आइनी हुदूद और सदर मुमलिकत के जो आइनी इस्तिकाक हैं वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह कर दिए गए हैं इस फैसले में। क्या कहेंगे? मैं समझूँ कि इस फैसले कोई बहाम नहीं है और फैसला 3-2 का है, और ये फैसला पूरे सुप्रीम कोर्ट का तस्वर होगा। और इसमें इलेक्शन का उन्होंने डिटर्मिन कर दिया है, और ये भी कह दिया है कि जो फैसला दिया है सदर पाकिस्तान ने वो गलत नहीं है। और ये भी कहा है कि हाँ अगर आपको दिक्कत है 2-4 दिन की तो वो उसको हम अभी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए विद इन 90 डेज।
اچھا خالد رانی صاحب، آپ سے ایک قانونی نقطہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اگر کیس لگا ہوا ہو تو سو موٹو جو ہے وہ نہیں لے سکتی ہے سپریم کورٹ، اس پر کیا قانونی رائے ہے؟ میں سمجھ وہ جو سو موٹو ہے وہ بھی تو سپریم کورٹ نے خود ہی کیا تھا کسی سائل کی وجہ سے نہیں، لیکن وٹ ایور دا ریزن، جب وہ بینچ بنا 9 جج تھے، ڈیزالو ہوا، اب جو بینچ بنا اس میں 5 جج آئے اور اس میں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. جن ججوں نے اختلاف کیا سو موٹو کو باقاعدہ لکھا گیا ہے اور اس سے یہ فیصلہ مسترد نہیں ہو سکتا. خالد رانی صاحب، یہ بھی تو ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 4-3 سے جو ہے یہ پٹیشن جو ہے وہ رد ہو چکی ہے کیونکہ 4 ججز جو ہے وہ آلریڈی پہلے جو ہے وہ اس کیس سے جو ہے وہ وڈرا کر چکے ہیں. جو انٹرم آرڈرز ہیں ان کا سہارا لے کے آپ ججمنٹ مسترد نہیں کر سکتے. اگر فیصلہ ہوئی ہے، جو لکھا گیا ہے کہ اوپننگ سینٹنسز کہ یہ فیصلہ 3-2 کا ہے. اور خالد رانی صاحب، یہ بھی فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر قانون نے، اعلان کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ریویو پٹیشن میں نہیں جائیں گے، تو کیا ریویو پٹیشن میں جانا چاہیے وفاقی حکومت کو؟ نہیں، ان کی مرضی ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اس بنا پہ کہ ہاں فلاں نے فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں نے فلاں وقت یہ کہا تھا، دے آر آل انٹرم آرڈرز، انٹرم آبزرویشنز، ان کی بنا پہ آپ مین کیس کو مسترد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے خالد رانی صاحب، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ایڈوکیٹ امان اللہ کندرانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں آج کے اس فیصلے کے اوپر. بہت شکریہ امان اللہ صاحب، آپ نے جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالنا. کیا کہیں گے، بڑا فیصلہ کیا گیا، سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے؟ واضح نہیں کیا سپریم کورٹ، جو ہے موجودہ سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ چیف جسٹس، سپریم کورٹ پوری میں نہیں کہہ رہا ہوں، آنریبل چیف جسٹس صاحب شروع سے ہی متنازع فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے 63 کے اندر اپنا اضافی دے دیا کہ جناب فیصلہ کے ووٹ گنتی نہیں ہوں گے، جس طرح جو ہے جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے الیکشن کمیشن سے، پنجاب اسمبلی کی 22 ممبران، ان کی پٹیشنوں کو نہیں سنا گیا، اپیلوں کو، جو ان کا آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت حق، بنیادی حق ہے. پھر آنریبل چیف جسٹس نے 90 دن کا الیکشن آئین میں دیکھ لیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹی کیوں ہیں. ان اسمبلیوں کے بارے میں جس کے بارے میں آنریبل چیف جسٹس رائے دے چکے ہیں کہ عمران خان کو تحریک انصاف کو استعفیٰ نہیں دینے چاہیے اور ان کو جا کر جو ہے اسمبلی اٹینڈ کرنا چاہیے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے، 99% لوگ نہیں چاہتے. تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا سو موٹو میں اس بات کا بھی سو موٹو لیتے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے کیوں ٹوٹی ہے. وقت سے پہلے الیکشن پر تو زور دیا جا رہا ہے، وقت سے پہلے اسمبلی ٹوٹنے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. اگر یہ بھی 184(3) کا مینڈیٹ ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ورنہ تو یہ امان اللہ صاحب، یہ بھی تو 199 چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے نا کہ ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، تو پارلیمنٹ کو خالی نہیں ہونا چاہیے، فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں. فوری طور الیکشن کرا کر یہ بھی کہہ سکتے اسمبلی کو ہم بحال کرتے ہیں الیکشن کی بجائے. وہ اس بات کا نوٹس لیتے کہ کن وجوہات، کن حالات کی وجہ سے اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، ہو سکتا ہے بحال ہو جاتے، معاملہ ختم ہو جاتا. جو وزیر اعلیٰ وہ خود کہتا ہے کہ 99% لوگ نہیں چاہتے اسمبلی ٹوٹے، تو وزیر اعلیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وہ اپنے اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر بحال ہو جاتے. یہ بھی پارلیمنٹ نظام کا حصہ ہے نا. اگر اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر سو موٹو لے لیا جاتا تو اپنے ہی فیصلے سے تضاد نہیں ہو جاتا؟ جو فیصلہ انہوں نے پہلے دیا تھا کہ پارلیمانی لیڈر کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اور اس کی بات پارلیمانی لیڈر کی مانی جا سکتی ہے، گزشتہ فیصلے کے اندر آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس کے فیصلے سے تضاد نہیں ہو جاتا؟ سپریم کورٹ نے خود سے نوٹس لیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے تو یہ فیصلہ دیا تھا نا کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس کے فیصلے کو جو ہے ارکان پارلیمنٹ مانیں گے، تو پارلیمانی لیڈر تو خود پرویز الہی تھے. یہ تو پارلیمان نے فیصلہ نہیں کیا جناب علی، یہ تو وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کا ایڈوائز دیا 112 کے تحت. وہ ایڈوائز وہ کہہ رہا ہے کہ میں جبر کے تحت دے رہا ہوں. آرٹیکل 14 ہے آئین کا کہ کسی سے آپ جبرن جو ہے کوئی گواہی کوئی کام نہیں کروا سکتے. وہ ٹی وی پہ کہہ چکے، اگر آپ نے نہیں سنا ہے وہ سنیں. جیو کے انٹرویو میں اس نے کہا کہ 99% ممبران جو ہے نہیں چاہتے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹے. تو پھر وہ کون شخص ہے جس نے اسمبلی توڑوایا؟
तो ये वजह ठीक तो है, जानना अमानुल्लाह साहब आप जरूरी हमारे था। साथ ही मौजूद रहेगा। एडवोकेट खालिद रांझा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खालिद रांझा साहब, आप क्या देखते हैं, और इस फैसले के बाद जो है क्या मुश्किलात हो सकती हैं पीटीएम हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए? बात कीजिए कि अगर हुकूमत वक्त जो है ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती तो बेशुमार रोड़े अटका सकते हैं। वो कहेंगे ये हमारे पास फंड्स नहीं है, ये कहेंगे हमारे पास फोर्स नहीं है, ये कहेंगे हमारे पास रिटर्न ऑफिसर नहीं है, मेनी थिंग्स जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बाय एंड लार्ज इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन और दुनिया में इतनी कोई इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा पावरफुल नहीं। तो अगर वो अपना फ्राइज सही लगाए तो इलेक्शन साफ करवा सकते हैं, उनको इख्तियार है। अब तो उनके पीछे सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। और खालिद रांझा साहब, 1 साल के अंदर 2 एक्सरसाइज कराना, पहले जो है वो ज़िमनी इंतखाब कराया जाएगा, उसके बाद जो है वो 3 या 4 महीने तक वो हुकूमत की मुद्दत होगी, उसके बाद फिर दोबारा आम इंतखाबात भी तो करीब आने वाले हैं। क्या मुश्किल नहीं हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के लिए? ये मुश्किलात हैं, ये मौसम खराब हो गया, बर्फ पड़ गई है, बात तो आइन की हो रही है और आइन जो है ये गंदम कम हो गई है या गंदम ज्यादा हो गई है, ये गुफ्तगू जो है ये इरेलेवेंट बन जाती है। लेकिन ये है कि आइन क्या कहता है और उसके मुताबिक काम चले। जंगे भी होती है फिर भी इलेक्शन होते हैं। अच्छा अमानुल्लाह जल्दी साहब, अभी आते हैं आसम फिर भी रफीक इलेक्शन तारा होते हैं। साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि रीजनिंग के ऊपर वो जा रहे थे कि मर्दमशुमारी या फिर लोगों की जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर इलेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखना होगा। तो इस तरह की कोई क्या उज़र हो सकता है, कोई इस तरह जो काबिल कबूल हो और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन भी दायर की जाए? ये उनकी स्वाबदीदी है हुकूमत के ऊपर, क्या वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन बाजी नजर माजी में जब भी रिव्यू हुआ है जो हम समझते हैं वो खामियां दोबारा फिल हो जाती है फाइनल फैसले में। मेरा नहीं ख्याल कि वो रिव्यू करेंगे। आजम नजीर बड़े सियाने वकील है, ना राय देंगे। लेकिन माजी में जब भी रिव्यू हुआ है हमने देखा कि जो भी खामियां रह गई है वो रिव्यू में फिलअप हो जाती है। ये अच्छी एडवाइस नहीं होती। ठीक है। और खालिद रांझा साहब, जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, पहले भी जो है वो तजावीज़ पेश की गई थी, मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन जो है वो कोई उसका जो है नतीजा सामने नहीं आ सका। इस फैसले के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को जो है वो पाबंद किया गया है, वो सदर पाकिस्तान से जो है वो मुशावरत करे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की जो है वो तारीख जो है वो तजवीज़ दे। आपको क्या लगता है जो तनाज़ा था वो ख़त्म हो जाएगा और मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, सदर पाकिस्तान से बात करेगा इलेक्शन कमीशन? मैं समझता हूँ कि ये जो बात है ये अपने अपने रवैये की बात है या सोच की बात है या फैसले की बात है। अगर इलेक्शन कमीशन फेयर है, ऑनेस्ट है और रास्त कदम पे है तो वो यकीनन आइन के मुताबिक कानून साजी करे, कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। खालिद साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स भी दिए थे जब सूमोटो लिया था। उन्होंने कहा था कि आइन ने दस्तक दी है जिसकी वजह से मैंने सूमोटो लिया है। आपको क्या लगता है जो आइनी बहरान था उसका खात्मा हुआ है इस फैसले के बाद? नहीं, वो तो वैसा गोल्स ऑफ केस टू केस बेसिस। कुछ दोस्तों ने, कुछ जजेस भी एग्री भी किए इसके ऊपर, कुछ ने कहा कि ये स्लो मोटो ठीक हुआ है और फिर 5 जज इस पे बैठ भी गए हैं और 5 में से 2 ने कहा है कि स्लो मोटो नहीं होना चाहिए था, 3 ने एग्री किया कि होना चाहिए था। तो जी लेकिन फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक, फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। अमानुल्लाह साहब, आप से भी ये जानना चाहेंगे कि क्या मर्दमशुमारी को लेकर कोई डिलेज आ सकते हैं? क्या इसमें मजीद कुछ और गुंजाइश निकल सकती है? बिल्कुल, अभी अभी आपको एक मैं खबर दे रहा हूँ, बेशक आपने खबर के तौर पे ले सकते हैं। मैं अभी अभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आया हूँ। मेरे अपने पिटिशंस थे जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किए हुए थे। अभी ऑब्जर्वेशन दिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने और इसी बात पर उन्होंने केस को एडजर्न किया कि क्यों ना ये जो नई डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, सेंसस हो रहे हैं, तो जी। सेंसस के बाद मर्दमशुमारी भी होनी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है और आइन और कानून का तकाजा भी यही है। तो हम इन मर्दमशुमारी को क्यों परपिचुएट करें, इनको सेटिसाइड क्यों ना कर दें, ये क्वेश्चन आज उन्होंने फ्रेम किया है और नई मर्दमशुमारी के बाद नए इंतखाबात का ऐलान हो।
تو یہ ایک آبزرویشن ہے آج بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے دی ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے 2 ہفتے کے بعد ہوگا. تو اگر بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ عام انتخابات جو ہے نئے ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد ہوں گے تو یقیناً اس کا اثر پورے ملک پر بھی پڑے گا. تو یہ آج آبزرویشن ہے, کل یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو, مگر آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج بلوچستان ہائی کورٹ کی یہ رائے بنی ہے اور بن چکی ہے کہ وہ ڈیجیٹل سینسس کے بعد انتخابات ہوں گے جو آئین قانون کہتا ہے. ہمیشہ بلوچستان ہائی کورٹ کے یہ رائے شامل کی گئی ہے کہ وہ سینسس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کی طرف آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود تھا, ماہر قانون ایڈوکیٹ خالد رانجھا, جبکہ امان اللہ کندرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ.